मानव जनन की बात आ रही है। चैप्टर क्लास 12 का चैप्टर 3 है, यानी कक्षा 12 का तीसरा अध्याय मानव जनन। मानव जनन के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले बात हो जाती है कि देखिए जनन जनन क्या है। तो जनन एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें जीव क्या करते हैं, अपने समान संतति को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। अगर बात किया जाए कि मानव जनन में क्या है कि मानव जो जनन करता है यानी अपने जैसे संतति उत्पन्न करता है उसी को जनन कहा जाता है, मानव जनन कहा जाता है। तो जनन क्या है, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जनन वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत क्या करते हैं, सभी जीव अपने जैसे समान संतति उत्पन्न करते हैं, उसे जनन कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि देखिए जो मनुष्य होता है, मनुष्य जरायुज होता है, अर्थात बेबी पैरस होता है। मनुष्य कैसा होता है, बेबी पैरस होता है, जरायुज होता है। तो हम लोग लिख देते हैं कि मनुष्य कैसे होता है, जरायुज होता है। मनुष्य बेबी पैरस होता है, जरायुज होता है, अर्थात ये कहा जा सकता है कि मानव में निषेचित अंडे का भ्रूणी विकास, मानव में निषेचित अंडे का जो भ्रूणी विकास होता है वो कहाँ होता है, गर्भाशय में होता है। मानव में निषेचित अंडों का विकास गर्भाशय में होता है और बाद में क्या होता है कि एक सुविकसित शिशु का जन्म देना ही क्या होता है कि जरायुज होता है। मनुष्य जरायुज होता है, अर्थात अर्थात मानव में निषेचित अंडे का भ्रूणी विकास अंडे का भ्रूणीय विकास गर्भाशय में होता है। पहला बात जो है इसमें कि मनुष्य जरायुज होता है, बीवी पैरस होता है। बीवी पैरस क्या होता है, जरायुज क्या होता है कि मानव में जो निषेचित अंडे का भ्रूणी विकास होता है वो कहाँ होता है कि गर्भाशय में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बीवी पैरस कहते हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए मनुष्यों में या मानव में क्या होता है कि लैंगिक द्विरूपता होता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होती है। ये क्या है, इस यानी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में लैंगिक द्विरूपता, लैंगिक द्विरूपता, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, इसे भी समझना है कि लैंगिक द्विरूपता क्या होता है। लैंगिक द्विरूपता क्या होता है, जैसे बताया जाता है कि भाई नर तथा मादा में जो क्या होते हैं जननांग, नर तथा मादा के जननांग तथा इनमें जो क्या होते हैं बाह्य लक्षण भी क्या होते हैं, शो करते हैं, दिखते हैं। जैसे कि बताया जाता है मनुष्य और नर और मादा क्या होते हैं, दोनों एक प्रकार से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। उनके आकार आकृति यानी ज्योमेट्री में क्या होता है कि चेंजेज होती हैं। जैसे हम लोग उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, जो नर तथा मादा होते हैं, अर्थात जो नर और मादा होते हैं उनमें क्या होता है कि लैंगिक जो लैंगिक के साथ साथ उनमें क्या होता है कि बहुत सारी विभिन्नताएं दिखती हैं, लक्षण भी क्या होते हैं विभिन्न प्रकार के दिखाई देते हैं। जैसे मनुष्य में क्या होता है कि मेल में क्या होता है कि दाढ़ी मूछ क्या होते हैं कि होते हैं, और फीमेल में क्या होता है ऐसी करेक्टर नहीं दिखती है। दूसरी बात क्या होता है कि जो मनुष्य होता है, जो मानव होता है, मानव में क्या होता है, मानव में जो नर होते हैं उनमें क्या होता है कि उनकी जो आवाज़ होती है वो क्या होती है, मोटी होती है। फीमेल का क्या होता है, पतला होता है। तीसरी बात यह है कि जो मादा होते हैं उनमें क्या होता है कि मेमोरी ग्लैंड होता है, और पुरुषों में क्या होता है कि इतना मतलब कि विकसित मेमोरी ग्लैंड नहीं होता। तो इस प्रकार से मतलब यही क्या है कि लैंगिक द्विरूपता है, अर्थात दोनों में नर तथा मादा में क्या है कि द्विरूपता दिखती है, यानी कि रूप अलग अलग दिखते हैं। तो हम लिख देते हैं इधर कि मनुष्यों में सॉरी पुरुषों में द मनुष्य जरायुज होता है, अर्थात मानव में निषेचित अंडे का जो भ्रूणी विकास होता है वो क्या होता है कि मादा के गर्भाशय में यूटेरस में होता है। और बाद में क्या करता है कि बाद में यही क्या करते हैं, बाद में एक सुविकसित शिशु को जन्म देते हैं। लिखा जा सकता है कि बाद में
ये एक ये सुविकसित शिशु को जन्म देते हैं, शिशु को जन्म देना। यानी कि जो बताया जा रहा है कि बीबी पैरस भाई जरायुजी, मानव क्या होता है कि जरायु होता है। मानव कैसे होता है? जरायुज होता है, अर्थात इन जो मानव में जो क्या होते हैं कि जो अंडे होते हैं वो क्या होते हैं, अंडे का जो भ्रूणी विकास होता है वो कहाँ पे होता है? मादा के गर्भाशय में होता है, और तत्पश्चात ये क्या करते हैं? सुविकसित शिशु को जन्म देते हैं। अब दूसरी बात बताई जाती है कि देखिए ये क्या है कि इनमें क्या होता है कि नर तथा मादा जननांग, भाई नर और मादा जननांग, जैसे नर जननांग की बात किया जाए वृषण, मादा जननांग की बात की जाए तो ओवरी अंडाशय। अब इधर बताया जा रहा है लैंगिक लक्षण। लैंगिक लक्षणों में अगर बात किया जाए कि जैसे बताया जा रहा है लैंगिक लक्षण ये है, ये जो चीजें हैं जैसे स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की आवाज मोटी होना, अपितु बाह्य आकार की मीन्स जो उनका एक्सटर्नल जो क्या होता है शेप होती है, उनमें भी क्या होते हैं, ये द्विरूपता दर्शाते हैं, अर्थात कुछ न कुछ दिखता है। इसी को हम क्या कहते हैं? लैंगिक द्विरूपता। लैंगिक द्विरूपता का मतलब होता है मेल और फीमेल क्या होते हैं कि सिमिलर नहीं होते। उनमें क्या होता है कि बेसिकली क्या होता है कि अगर हम देख लें या उनमें क्या नाम सेक्सुअल कैरेक्टर देख लें, या उनमें क्या है एक्सटर्नल जो उनकी ज्योमेट्री है, आकार है, एनाटॉमी है, उसको देख लें तो कैसे होते हैं? द्विरूप होता है, अलग अलग होते हैं। तो लैंगिक द्विरूपता अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ पे समझा जा सकता है कि लैंगिक द्विरूपता यही है, जैसे स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की आवाज़ मोटी होना, पुरुषों में मूछ व दाढ़ी का होना, तथा स्त्रियों में क्या होता है? निष्क्रियता नहीं होता है। और मनुष्य में क्या होता है? दुग्ध ग्रंथियां निष्क्रिय तथा क्या होता है? स्त्रियों में सक्रिय होते हैं। तो ये सभी क्या है कि लैंगिक द्विरूपता है। अब हम बात करते हैं कि जो नर होते हैं भाई, नर और मादा दोनों क्या करेंगे कि जैसे बताया जा रहा है नर और मादा जब दोनों क्या करेंगे कि इनके युग्मक अर्थात इनके जो क्या है गैमिट, जैसे कि स्पर्म और ओवम में शुक्राणु और अंडाणु, जब ये दोनों क्या करेंगे? आपस में मिलेंगे। जब ये दोनों क्या करेंगे? आपस में फ्यूज करेंगे, तत्पश्चात क्या होगा कि एक कोशिका का निर्माण होगा, अर्थात एकल कोशिका का निर्माण होगा, जिसे हम युग्मनज कहते हैं। युग्मनज। जब युग्मनज का निर्माण होगा तो धीरे धीरे यही युग्मनज क्या करेगा? सेल डिवीजन के द्वारा अर्थात कोशिका विभाजन के द्वारा क्या करेगा कि आकार और आकृतियों को बढ़ाते हुए क्या करेगा और कोशिकाओं का निर्माण करते हुए भ्रूण बनाएगा, और भ्रूण से क्या होगा कि ज्योमेट्री क्या होगा, बाद में तमाम अंगों का निर्माण करेगा, एटलीस्ट शरीर का निर्माण करेगा। तो ये क्या है कि जब नर और मादा आपस में यानी नर युग्मक और मादा युग्मक क्या करेंगे? आपस में फ्यूज करेंगे, तत्पश्चात क्या होगा? युग्मनज का निर्माण होता है। तो इसी ऐसे ही क्रिया क्या होता है यानी ये लैंगिक क्रिया के अंतर्गत बताया जा रहा है कि मानव में लैंगिक क्रिया होती है। लैंगिक क्रिया में नर तथा मादा दोनों भाग लेते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे, तत्पश्चात युग्मनज का एकल युग्मनज का निर्माण होता है। बाद में यही एकल युग्मनज क्या करेगा कि एम्ब्रियोजेनेसिस करेगा, भ्रूणी विकास करेगा, और भ्रूणी विकास के तत्पश्चात क्या करेगा कि आगे जो है एक अंग का निर्माण करेगा। बहुत सारे अंगों के निर्माण के बाद एक शरीर का निर्माण करेगा। इस प्रकार से समझा जा सकता है कि जो मनुष्यों में होता है, जो मानव में होता है, मानव में लैंगिक जो क्या नाम है कि वो इस प्रकार से होता है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि जो नर और मादा दोनों के यहाँ कंपेरिजन करा देते हैं कि देखिए जो नर और मादा में जो जननांग होते हैं, देखिए जो नर होता है यानी कि नर और मादा की बात किया जा रहा है, तो नर में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है, जो प्राथमिक क्या होता है कि जनन अंग होता है, वो कौन होता है? तो यहाँ पर अगर लिया जाए प्राथमिक जनन अंग, तो यहाँ वृषण होता है। और मादा में यहाँ लिख दिया जाए, यहाँ पे ये मेल बॉडी है, ये फीमेल बॉडी है। मादा में क्या होता है? ये प्राइमरी अंग क्या होता है? अंडाशय होता है, ओवरी होता है। अब वृषण की हम संरचना को यहाँ देख सकते हैं, और अंडाशय की भी। तो यहाँ वृषण की संरचना देखा जा सकता है
देखिए बॉडी का वो क्या होता है, वृषण होता है। वृषण में क्या होता है कि वृषण क्या होता है कि पेयर में होता है, अर्थात ये जोड़े में होता है, अर्थात ऐसे लगा होता है, ऐसे क्या होते हैं, लगे होते हैं, ऐसे लगा होता है। वृषण पेयर में होता है, जोड़े में होता है। और इधर अंडाशय भी, मेल फीमेल बॉडी में भी जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, अर्थात जो अंडाशय होता है वो भी कैसे होता है, वो भी जो है जोड़े में होता है, अर्थात संख्याओं में 2 होते हैं। ठीक, ये संख्या में कितनी होती है, 2 होती है, संख्या में 2 होती है। अंडाशय भी संख्या में कितनी होती है, 2 होती है। यहाँ पे जिस प्रकार से वृषण बताया जा रहा है कि वृषण में क्या होता है, वृषण क्या होता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन का निर्माण जो होता है इसी वृषण के अंतर्गत होता है। हम लोग इधर देख लेते हैं कि देखिए जो वृषण होता है, ठीक, इसी वृषण में क्या होता है, इसी वृषण में क्या होता है कि प्रत्येक वृषण की बात किया जाए कि मानव में 2 वृषण होते हैं, और अगर प्रत्येक की बात किया जाए तो प्रत्येक वृषण क्या होता है। अब आगे बात होता है कि इनमें जो होता है, अगर बात किया जाए कि देखिए ये जो वृषण है, वृषण क्या होता है, ऑलरेडी एक क्या होता है, देह गुही इपिथेलियम से ढकी होती है, ये कवर्ड होती है। ये क्या होता है, ग्रांथिल अंडाकार होता है, अर्थात ये अंडाकार होता है। इसकी जो ज्योमेट्री होती है, जो आकार होती है वो अंडाकार होती है, ओवल शेप होती है। कैसी होती है, ओवल शेप यानी अंडाकार होती है। तीसरी बात, ये जो कवर किया रहता है, जो इसको चारों तरफ से ढका रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वो क्या होता है, वृषण कोष होता है, अर्थात स्क्रोटम होता है। यानी कि यानी जो ढका हुआ होता है, इस पे जो कवर होती है, जो एक पतली इपिथेलियम लगी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, वृषण कोष कहते हैं। ये वृषण कोष से क्या होता है कि वृषण ढका रहता है। तीसरी बात यह है कि देखिए इस वृषण में क्या होता है कि वृषण में यही वृषण क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर जो होता है, उस बॉडी टेम्परेचर से जो 3 से 4 डिग्री सेल्सियस वृषण का जो क्या होता है कि टेस्टिज का जो टेम्परेचर होता है कम होता है, उसको भी मेंटेन करने का काम वृषण कोष करता है, यानी स्क्रोटम करता है। तो हम बात करते हैं कि देखिए अगर बात ये भी होता है कि भाई जो बॉडी टेम्परेचर से अगर ये जो है टेस्टिज का टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, कम होता है, तो क्यों होता है, क्योंकि ये क्या होता है, शरीर के बाह्य में स्थिर होता है, अर्थात शरीर के बाहर स्थित होने के कारण ये क्या होता है कि इसकी टेम्परेचर कम होती है। अब बताया जा रहा है कि देखिए अब ये बात हो रही है कि देखिए अब कैसे इसमें क्या क्या होता होगा वृषण में। तो वृषण में अगर बात किया जाए तो वृषण में क्या होती है कि ऐसे कंपार्टमेंट बने होते हैं, ऐसी कंपार्टमेंट होती हैं जिनकी संख्या कितनी होती है, 250 होता है। यानी प्रत्येक वृषण में क्या होते हैं कि 250 कंपार्टमेंट होते हैं, यानी कि भाग होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, वृषण पिंडक कहते हैं, टेस्टिकुलर लॉब्यूल कहते हैं। प्रत्येक वृषण में क्या होता है कि 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल होते हैं, जो ऐसी संरचना होती है जिसकी। प्रत्येक में इसी को क्या कहते हैं, वृषण पिंडक। प्रत्येक वृषण में 250 कितने, 250 यानी 250 क्या होते हैं, कंपार्टमेंट होते हैं, और इन्हीं कंपार्टमेंटों को हम वृषण कोष कहते हैं। अब बात किया जाता है ये वृषण कोष क्या करता है, वृषण कोष में क्या होता है कि जब क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान जब स्पर्म का निर्माण हो जाता है, तो इसी में क्या होता है वो सेव रहता है, सुरक्षित रहता है।
अब प्रत्येक वृषण पिंडक में अगर बात किया जाए कि प्रत्येक वृषण पिंडक में क्या होती है कि ऐसी संरचनाएं दिखती हैं, ऐसी संरचना होती है जिनकी संख्या 1 से 3 होती है, 1 से 3 होती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, शुक्र जनन नलिका कहते हैं। संख्या में कितने होते हैं, 1 से 3 होते हैं, और जिसे क्या कहते हैं, शुक्र जनन नलिका। शुक्र जनन नलिका की अगर बात किया जाए, देखिए शुक्र जनन नलिका को हम इंग्लिश में बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। अब बताया जा रहा है कि देखिए जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, अगर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को, यानी कि ये संख्या में 3 होते हैं जो क्या होते हैं, वृषण पिंडक में होते हैं। यदि एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को हम क्या करते हैं, काटते हैं, काटने पे हमें कैसी संरचना दिखेगी, हम वो बात करते हैं। मान लीजिए क्या है, यही शुक्रजन नलिका है, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, और इसको मैंने क्या किया, काटा। तो काटने के बाद हमें क्या होगा कि 2 तरह के क्या है, कोशिका दिखाई देंगे। एक कोशिका ऐसी होती है और दूसरी कोशिका कैसी होगी, दूसरी कोशिका इस प्रकार की दिखेगी। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि 2 तरह की कोशिका का निर्माण होता है, जिसमें एक कोशिका का नाम होता है शुक्रजन कोशिका, और दूसरा क्या होता है कि सर्टोली सेल, सर्टोली कोशिका, या इसका एक और नाम है सपोर्टिंग सेल भी कहते हैं इसको, या इसको सपोर्टिंग सेल भी कहते हैं, सपोर्टिंग सेल, सपोर्टिंग सेल भी कहते हैं। ठीक, सर्टोली सेल को अगर समझा जाए, सर्टोली सेल और जो शुक्रजन स्पर्मेटोगोनिया सेल है, स्पर्मेटोगोनिया सेल, ये क्या है, ये क्या करते हैं। तो फिर से एक बार कि देखिए वृषण, प्रत्येक वृषण कितने होते हैं, संख्या में 2 होते हैं, और ये क्या होता है कि मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, यानी नर का क्या होता है, प्राथमिक जनन अंग होता है, और इसी प्राथमिक जनन अंग में क्या होते हैं कि 250 कंपार्टमेंट होते हैं, जिसे हम वृषण पिंडक कहते हैं। यानी कि ये अगर दोनों की बात किया जाए, दोनों वृषण पिंडक में, तो क्या होंगे, 500 के करीब में होंगे। तो ये बताया जा रहा है कि प्रत्येक वृषण पिंडक में अगर क्या होता है कि ऐसी आकार आकृति दिखती है, ऐसी एक संरचना दिखती है जो 1 से 3 की संख्या में होता है, जिसे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स यानी शुक्रजनन नलिका कहते हैं। जब शुक्रजनन नलिका को हम काटते हैं, काट के देखते हैं, तो उनमें क्या होती है कि संरचना दिखती है, ऐसे संरचनाएं दिखती हैं जो 2 तरह की कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। एक शुक्रजन कोशिका होता है और दूसरा सर्टोली सेल होता है। यही शुक्रजन कोशिका क्या करता है, शुक्राणुओं का निर्माण करता है, यानी स्पर्म का ये क्या करता है, मॉडिफिकेशन करता है, मैन्युफैक्चर करता है। और यही जब शुक्राणुओं का निर्माण होता है, तो यही सर्टोली सेल क्या करता है कि इसी शुक्रजन कोशिका को पोषण प्रदान करने का काम करता है, पोषण देने का काम करता है। ठीक यानी कि ये बात हो गई कि अभी प्रत्येक वृषण की बात हुआ, तो प्रत्येक वृषण में क्या होते थे कि ऐसी घटना होती थी, ऐसी क्रिया होती थी। अब बात किया जाए, देखिए ये जो दोनों नलिका है, यानी 1 से 3 जो नलिका है, इन नलिकाओं के बीच में क्या है, देखा जा रहा है रिक्त स्थान है, गैप है, और इसी रिक्त स्थान को क्या बोलते हैं कि हम लोग जानते हैं लीडिंग सेल कहते हैं, या इसको इंटरस्टीटियल सेल भी कहते हैं। बायोलॉजी में आपको क्या है कि थोड़ा बहुत क्या है कि इंग्लिश लैंग्वेज को भी क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर इंग्लिश लीडिंग सेल को हिंदी में नहीं देते हैं, क्योंकि लीडिंग सेल को इंग्लिश में ही दिया जाता है। और लीडिंग सेल के क्या फंक्शन होते हैं, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लीडिंग सेल। तो लीडिंग सेल की जो मुख्य कार्य होता है, ये क्या करता है, ये सिक्रीशन का काम करता है, ये स्राव करता है किसका, टेस्टोस्टेरोन का। ये किसका स्राव करता है, तो ये क्या करता है, सिक्रीट करता है किसका, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, यानी नर हार्मोन्स का ये क्या करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का ये क्या करता है, स्राव करता है। और जब ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्राव करेगा, हार्मोन्स, ठीक, जब हार्मोन्स का स्राव करेगा, तो क्या होगा कि जो यहाँ पे, यानी जो वृषण पिंडक है, वृषण पिंडक और जो यहाँ पे शुक्रजन नलिका क्या है, ये एक्टिव हो जाएंगे, ये सक्रिय हो जाएंगे। और सक्रिय इसलिए होंगे क्योंकि आगे क्या है कि स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया करनी है, शुक्रजनन का कार्य करना है।
तो उस तत्पश्चात क्या होगा, जब क्या करेगा, जब लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल जैसे ही क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को सिक्रीट करेगा, तत्पश्चात इस चीज़ क्या हो जाएंगी, एक्टिव हो जाती हैं। इनमें जो भी चीज़ क्या है कि नलिका या जो पिंडक होते हैं, जो कोशिका होती हैं, वो क्या होती हैं, एक्टिव हो जाती हैं, अर्थात कार्य करने के लिए क्या होती हैं। अब बात किया है शुक्रजन कोशिका क्या करता है, शुक्राणुओं का निर्माण करेगा और इन्हीं शुक्राणुओं को या इन्हीं शुक्रजन कोशिकाओं को पोषण देने का काम क्या करता है, सपोर्टिंग सेल या सर्टोली सेल करता है। अभी अब इधर हम लोग कंपेरिजन कर लेते हैं कि देखिए जो क्या नाम है कि मेल और फीमेल में जो बात हो रही है कि देखिए जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, जो प्राथमिक जनन अंग होता है, तो इधर बात हो जाती है। देखिए हम लोग देखते हैं कि देखिए जो वृषण होता है, वृषण भी क्या होता है, पेयर में होता है। अर्थात अभी एक संरचना आपको दिखाई गई थी, देखा गया वहाँ पे वृषण जो होता है वो कैसे होता है कि जोड़े में होता है, अर्थात ऐसी संरचना होती है। ऐसी मतलब संरचना होती है, यानी नर में भी क्या होता है कि वृषणों की जो संख्या होती है 2 होती है, अंडाशय की भी संख्या हम लोग देख लेते हैं कि 2 होती है। इधर देखा जा सकता है कि ये जो चीज़ें दिख रही हैं यही ओवरी है, अंडाशय हैं, अंडाशय यही है। यानी नर और मादा में जो प्राथमिक जनन अंग होते हैं, वृषण और अंडाशय जो होते हैं, ये कैसे होते हैं कि पेयर में होते हैं। ये कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं। दूसरी बात देखा जा रहा है कि जो वैजाइना, सेर्विक्स, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ये दोनों फिम्बरी, ये स्थमस, फैलोपियन ट्यूब, स्थमस, एम्पुलरी, ठीक। देखा जा रहा है कि देखिए जो मादा जननांग होता है, ये मादा जननांग है, ठीक। इसमें देखा जा रहा है कि देखिए ज़्यादातर क्या होते हैं कि पेयर में होते हैं। ये बात पूछा जा चुका है कि फैलोपियन ट्यूब, एम्पुलरी स्थमस जंक्शन, यानी सॉरी स्थमस और एम्पुलरी, फिम्बरी, यू अंडाशय ओवरी, सेर्विक्स, वैजाइना। अब बात किया जा रहा है कि देखिए ये जो चीज़ दिख रहा है, अर्थात ये अंडाशय कैसे होते हैं, जोड़े में होता है। दूसरी बात एम्पुलरी स्थमस, ये दोनों जंक्शन है। स्थमस और एम्पुलरी जंक्शन में क्या होता है कि बीच में एक स्थमस और एम्पुलरी जंक्शन होता है, जहाँ पे क्या होता है कि स्पर्म जब चलता है वहाँ से वैजाइना के थ्रू जब पहुँचेगा तो यही स्थमस और एम्पुलरी जंक्शन में क्या करता है, रुकता है, यानी कि इंतजार करता है। इस पर क्या नाम है, ओवा का, अर्थात अंडाणुओं का क्या करता है, इंतजार करता है। तो फीमेल बॉडी में क्या होता है, अंडाशय दिख रहा है कि 2 होते हैं, फिम्बरी भी 2 होता है, एम्पुलरी 2 होता है, फिम्बरी भी, फैलोपियन ट्यूब ये जो दिख रहा है, गर्भाशयी नलिका, ये भी 2 होते हैं, और स्थमस भी 2 होता है। और ये क्या है, योनि है। इसी योनि के द्वारा क्या करते हैं कि ये प्रवेश करते हैं शुक्राणु। तो यहाँ पे हम लोग देखा कि ज़्यादातर क्या है कि जो मादा जननांग है, मादा जननांग में जो है वो कैसे होते हैं कि पेयर में होते हैं। अब बात किया जा रहा है कि देखिए अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं कि देखिए जो प्राथमिक जनन अंग यानी कि इधर अंडाशय, उधर इधर वृषण और उधर अंडाशय जो है ये पेयर में होते हैं। दूसरी बात अगर हम बात करें कि जो सहायक क्या होते हैं, जनन अंग होते हैं, जैसे सहायक जनन अंगों में बात किया जाए तो इधर ये डायग्राम को हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। अंडाशय ये जो दिख रहा है यहाँ पे ये दोनों क्या है, अंडाशय, अर्थात ये संख्या में 2 होते हैं। अगर भाई गर्भाशयी नलिका की बात किया जाए ये भी 2 होते हैं। फिम्बरी कितना होता है, 2 होते हैं। एम्पुलरी कितना होता है, 2 होते हैं। गर्भाशयी नलिका कितना होता है, 2 होते हैं। और स्थमस कितना, 2 होते हैं। और इसी पे एक चीज़ पूछा जा चुका है कि यहीं पे जहाँ फैलोपियन ट्यूब मैंने लिखा है, इसी में क्या होता है, एक जंक्शन होता है। बात पूछी गई बरहवीं में कि मादा जननांग किस हिस्से में या किस जंक्शन पे स्पर्म और ओवम क्या होते हैं कि फ्यूज करते हैं या मिलते हैं, तो है स्थमस और एम्पुलरी जंक्शन।
यानी यहाँ पे एक जंक्शन होता है स्टमक और एम्पुलरी जंक्शन, उसी पे क्या होता है स्पर्म और ओवम क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, मिलते हैं या कह सकते हैं, तो वो बात है। अब हम बात करते हैं कि देखिए थोड़ा यहाँ पे जो प्राथमिक जनन अंग था, प्राथमिक जनन अंग वो वृषण है। ये द्वि में संख्या कितनी होती है इसकी, इसकी संख्या 2 होती है। और इधर जो होता है मादा में जो होता है वो भी क्या होता है, प्राथमिक जनन अंग, ये भी है प्राथमिक जनन अंग, जनन अंग द्वि की संख्या होती है। ठीक, अब सहायक की बात करते हैं। सहायक जनन अंग, सहायक जनन अंग क्या होता है, इनमें क्या क्या होते हैं, जैसे बताया गया शुक्रवाहिकाएं, ठीक, और कौन होता है, शुक्र अधिवेशन, और क्या होता है, शुक्र शुक्रवाहिका हो गया, अधिवेशन हो गया, वाहिनी। जनन अंग वृषण होता है, संख्या 2 होती है। इधर प्राथमिक जनन अंग फीमेल में क्या होता है, अंडाशय होती है, इनकी भी संख्या कितनी होती है, 2 ही होती है, संख्या इसकी कितनी होती है, 2 होती है। अब बात होता है कि देखिए इसमें जो प्राथमिक जनन अंग होता है वो अंडा मतलब फीमेल में अंडाशय होता है, मेल में क्या होता है, वृषण होता है। अब बताया जाता है सहायक जनन अंग में यहाँ शुक्रवाहिनियाँ है, वासा इफरेंट है, इपिडिडर्मिस है, वासा डिफरेंस है, यूरेथ्रा है, पेनिस है। तो वैसे यहाँ पर भी क्या है कि सहायक अंगों फैलोपियन ट्यूब है, सेर्विक्स है, क्या नाम है, यूट्रस है, वैजाइना है, वल्वा है,